हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज ये हाईवे इंजीनियरिंग का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे शुरू करेंगे। ये थोड़ा लेंदी होने वाला है और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को मुझे लगता है मेरे को 2 या 3 वीडियो डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बेसिक चीज़ें, कुछ यूनिट्स तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में लेंगे, डिस्टेंस को मीटर में, और टाइम को सेकेंड्स में हम काउंट करेंगे। डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात किया जाए तो डिज़ाइन एलिमेंट्स हम क्या कहते हैं, जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ेंगे वो 4 पार्ट में पढ़ेंगे। दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, साइड डिस्टेंसेस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में आएंगे कैम्बर, आपका जो आज हम लोग देखेंगे, विथ ऑफ पेमेंट एंड सो ऑन, सेवरल थिंग्स हैं। साइड डिस्टेंसेस में OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एंड ISD, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आपका आ जाएगा स्लोप, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन के साथ साथ आपका आ जाएगा ट्रांजिशन कर्व, ये आपके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आ जाएंगे। वर्टिकल अलाइनमेंट में आपका समिट कर्व, वैली कर्व, ये 2 कर्व आपके वर्टिकल अलाइनमेंट में आ जाएंगे। तो ये डिटेल में चलने वाला है आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। एटलीस्ट 3 से 4 वीडियो तो इसमें जाएगी क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले व्हीकल डायनेमिक्स क्या होता है। जैसे व्हीकल डायनेमिक्स देखिए होता क्या है कि हमारा जो व्हीकल है, ये टॉप व्यू है व्हीकल का, ये सामने का पोर्शन, ये पीछे का पोर्शन, साइड व्यू, क्रॉस सेक्शन व्यू। तो इसमें देखिए ये जो है ये एक्सेल होती है व्हीकल की, ये एक्सेल होती है। इसकी फ्रंट एक्सेल इसको डायरेक्शन देती है। व्हीकल में हमेशा फ्रंट एक्सेल डायरेक्शन देता है, वहाँ से पावर नहीं मिलता। बैक एक्सेल उसको धक्का मारता है, पावर देता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्रंट एक्सेल डायरेक्शन, बैक एक्सेल पावर। और व्हीकल के हर एक एक्सेल का अपना एक वेट होता है। लोड जो होता है व्हीकल के एक्सेल का वो 8.2 टन होता है, स्टैंडर्ड एक्सेल लोड। वैसे बाकी के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हैं, अलग अलग एक्सेल लोड अलग अलग केस में, लेकिन एक स्टैंडर्ड एक्सेल लोड जो माना गया है वो 8.2 माना गया है। उसके हिसाब से ईच व्हील्स में कितना आएगा, 4.1 टन। ठीक है, ये शायद अभी चेंज हो गया है, लेकिन हम लोग को यही याद करना है क्योंकि अभी मुझे और कई क्वेश्चंस में नहीं मिला है कि ये चेंज वाला, तो यही मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे मेन चीज़ आज का क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट को भी हम लोग पार्ट्स में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आज ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ पेमेंट सरफेस करेक्टरिस्टिक्स, फिर आता है हमारा कैम्बर, एंड देन विड्थ ऑफ पेमेंट, शोल्डर, डिवाइडर, कर्व एंड क्रॉस सेक्शन डायग्राम देखेंगे। तो ये सारी बातें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, पेमेंट सरफेस करेक्टरिस्टिक्स। तो पेमेंट सरफेस करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पेमेंट सरफेस मतलब जो पेमेंट है, जो ऊपर की पेमेंट पड़ी है रोड के, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसमें एक फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। टायर में स्किड और स्लिप, ये एक करेक्टरिस्टिक्स है। और क्या है तीसरा? अनइवननेस इंडेक्स, मतलब ये जो पेमेंट है साइड से, मैं इसको साइड फिगर मानिएगा कि कितना अनइवन है, कितना गड्ढा गुड्ढी है। तो ये सब इसमें देखेंगे। तो फ्रिक्शन देखिए, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, IRC इंडियन रोड कांग्रेस कहता है कि एवरेज फ्रिक्शन हमें 0.35 to 0.4 लेना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन डिज़ाइनिंग के लिए। ट्रांसफर फ्रिक्शन मतलब अक्रॉस द डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अगर आपकी गाड़ी इधर की ओर जा रही है तो इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और आपकी गाड़ी अगर जा रही है तो इधर की ओर लेटरल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज़ ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। तो उसका जो फ्रिक्शन का वैल्यू रखा गया है वो है 0.15 एज पर IRC। तो ये याद रखना है। ये दो पूछ लेता है, घुमा फिरा के पूछ लेता है। और इसका अभी सुपर एलिवेशन में बहुत यूज़ होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। और इसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में यूज़ होगा, देखेंगे बोलो। फिर बात करते हैं स्किड और स्लिप, ये क्या होता है? तो देखिए, हमारा टायर 2 तरह का मोशन करता है। एक रोटेशनल मोशन कि घूमेगा। अब घूमने की वजह से ये आगे की ओर भी बढ़ जाता है। ठीक है, आगे की ओर भी बढ़ जाता है। तो अगर हम ऐसे समझे कि एक बार ये घूमेगा, ये एक पॉइंट है, तो एक बार ये घूमेगा तो ये 2πr घूमेगा पूरा का पूरा, सरकमफ्रेंस
पूरा पूरा घुमा और साथ में आगे भी बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे समझिए कि एक सर्कुलर चीज़ पे आपने धागा थ्रेड बांधा है और धीमे धीमे खोलते जा रहे हैं। तो जब एक पूरा धागा को खोल के सीधा करेंगे तो वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, 2πr चलेगा। तो यूनिफॉर्म कंडीशन होने के लिए या सब कुछ सही सही चल रहा है, उसके लिए अगर ट्रांसलेशन डिस्टेंस जो पूरी है वो एक बार में, एक रोटेशन में 2πr के बराबर होती है, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म कंडीशन चल रही है, हमारा टायर जितना घुमा उतना ही आगे गया, ये सही है। लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी टायर आपका घूम ज़्यादा जाता है और सीधे आगे नहीं जाता है, मतलब आगे नहीं जाता। कभी कभी होता क्या है कि आपने ब्रेक मारा, टायर घूमना बंद कर दिया, लेकिन क्या कहते हैं, आगे की ओर बढ़ गया, आगे की ओर बढ़ गया कि इसको कहते हैं स्किड कर गया। आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे अपने कार चलाने या साइकिल कराने कि हमारी साइकिल स्लिप कर गई, लेकिन वो स्लिप नहीं होती, वो स्किड होती है कि आपने ब्रेक मारा, टायर रुक गया, बट आपकी साइकिल आगे की ओर स्लिप कर गई, स्किड कर गई। तो ये होता है। तो रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन जब आपके दोनों बराबर होंगे कि 1 रोटेशन में 2πr ट्रांसलेशन हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म कंडीशन है। स्किड क्या कहलाता है कि रोटेशन मोशन हमने रोक दिया या कम हो रहा है, और ट्रांसलेशन मोशन ज़्यादा हो रहा है कि हमने टायर को कम घुमा लेकिन हमारा उसके हिसाब से टायर ज़्यादा आगे पहुंच गया, उसको स्किड कहते हैं। और प्योर स्किड कि रोटेशनल मोशन हुआ ही नहीं, हमने ब्रेक मार दिया, टायर रुक गई है लेकिन फिर भी आगे चली गई, ट्रांसलेशन मोशन हो गया। स्लिप की बात करें तो रोटेशन मोशन ज़्यादा हो जाए, जैसे कीचड़ वीचड़ में कभी गाड़ी फंस जाती है तो वहीं पे टायर घूमने लगता है, और ट्रांसलेशन मोशन कम हो या बहुत एकदम ना हो या कम हो, तो प्योर स्लिप, ट्रांसलेशन मोशन 0, रोटेशन हैपेंस। ठीक है, तो ये हो गया स्किड और स्लिप। तीसरी चीज़ जो पेमेंट करेक्टरिस्टिक्स में देखनी है हमको, वो है अनइवननेस इंडेक्स। अब अनइवननेस इंडेक्स होता है कि क्यूमुलेटिव अनड्यूलेशन पर किलोमीटर। इसको समझते हैं कि कैसे, कि जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर की रोड है, इसमें हल्का 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 कहीं पे ज़्यादा गड्ढा है, कहीं पे कुछ कम गड्ढा है, ऐसे करके अनड्यूलेशंस हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम मेज़र करते चलेंगे कि हाँ यहाँ 2 mm मिला, यहाँ 50 mm मिला, यहाँ 150 mm मिला, एंड सो ऑन मेज़र कर देंगे। तो जब 1 किलोमीटर तक हमने मेज़र कर लिया, 1 किलोमीटर तक मेज़र कर लिया, सबको जोड़े क्यूमुलेटिव अनड्यूलेशन पर किलोमीटर रोड, तो उसको हम बोलते हैं अनइवननेस इंडेक्स। ये एक मशीन आती है बम्प इंटीग्रेटर, इसकी मदद से नापा जाता है। ये डेवलप्ड बाय CRRI है, CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कमेंट करके बताइएगा कि इसका फॉर्मेशन किस ईयर में हुआ था, CRRI का। सबसे पहले क्या हुआ था, जैकर कमेटी बनी, जैकर कमेटी के बाद CRF सेंट्रल रोड फंड, IRC, देन CRRI। तो सब तीनों के आप ईयर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अनइवननेस इंडेक्स के हिसाब से टाइप ऑफ रोड है कि लेस देन 1500 mm, हाँ अनइवननेस इंडेक्स को mm पर किलोमीटर में नापा जाता है कि इतना mm क्यूमुलेटिव गड्ढा है 1 किलोमीटर में। तो लेस देन 1500 आ रहा है तो रोड आपकी गुड है, 1500 से 2000 है तो सेटिस्फैक्ट्री, 2500 से 3500 तक है तो बैड, ये भी 25 ही 100 है, इसको 2500 कर लीजिएगा काट के। तो 2500 से 3500 है तो बैड, और ग्रेटर देन 3500 है तो अनकंफर्टेबल। तो ये बम्प इंटीग्रेटर की मदद से नापा गया, और ये CRRI द्वारा नापा जाता है, तो इंडिया में नापा जाता है। एक इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स भी है, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स भी है, तो उसको हम लोग मेज़र करते हैं अपने बम्प इंटीग्रेटर के मदद से कि बम्प इंटीग्रेटर इज इक्वल टू 630 टाइम्स इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स की पावर 1.12। ये इतना पूछता नहीं है, इस पर मैंने क्वेश्चन अभी तक जल्दी देखा नहीं। तो ये पेमेंट के सरफेस कंडीशन को चेक करता है, एक तरह से बम्प इंटीग्रेटर बोलो या अनइवननेस इंडेक्स बोलिए, ये सब पेमेंट के सरफेस करेक्टरिस्टिक्स को चेक करता है। आगे बात करते हैं कैम्बर। कैम्बर क्या है, ये कैम्बर दूसरा क्या कहते हैं हमारा पेमेंट करेक्टरिस्टिक्स सर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में दूसरा कि कैम्बर, कैम्बर है क्या। तो देखिए कैम्बर है क्या, कैम्बर है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो
हम स्लोप दिए होते हैं रोड। हमारी रोड अगर आप कभी ध्यान से देखें एकदम फ्लैट नहीं होती, हम लोग फिगर में बना जरूर देते हैं कैलकुलेशन और ईजीनेस के लिए, हल्की सी कर्व्ड होती है, या तो वो बीच के पॉइंट से होगी, साइड से होगी, या हल्की सी कर्व्ड रहेगी। क्यों? ताकि पानी जो इस पे आए बह के साइड ड्रेन्स में चला जाए, हल्का सा उसको स्लोप दिया जाता है, उसी स्लोप को बोलते हैं कैम्बर। तो कैम्बर स्लोप है, तो या अगर ये एंगल थीटा है तो कैम्बर की वैल्यू tan थीटा स्लोप है। तो इट इज़ अ क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड बाय एलिवेटिंग द सेंट्रल लाइन ऑफ द पेमेंट इन ऑर्डर टू अलाउ ड्रेनेज। हाँ, इसका काम ड्रेनेज ऑफ वाटर है, ठीक है। तो ये कैम्बर है। इसके टाइप्स भी हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन कैम्बर, इसमें स्ट्रेट होता है। इसका अगर आएगा कि 1/n कैम्बर है और टोटल हाइट h उठ रही है और विथ w है, तो रिलेशन क्या होगा, h/w/2, सिंपल मैथमेटिक्स है, इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो यहाँ से h इक्वल टू w/2n। ये वहाँ दिया जाता है अधिकतर सीमेंट कंक्रीट में, स्लो मूविंग ट्रैफिक जहाँ है वहाँ दिया जाता है। पैराबोलिक कैम्बर, पैराबोलिक में इसकी प्रोफाइल पैराबोलिक होती है, तो इसका एक इक्वेशन बनता है कि y इक्वल टू 2x² यहाँ से अगर हम x डिस्टेंस नापें तो 2x² और एकदम h का यहाँ पे भी रिलेशन वही है कि w/2n आता है, ठीक है। ये कहाँ दिया जाता है, बिटुमिनस मैग्डम और फास्ट मूविंग ट्रैफिक, ठीक है। कंपोजिट कैम्बर, इन दोनों का सम होता है कि कुछ दूर तक स्ट्रेट लाइन और कुछ दूर तक पैराबोलिक, ठीक है, कंपोजिट कैम्बर है। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो टाइप ऑफ कैम्बर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो ये अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कि IRC ने कुछ कैम्बर की परमिसिबल वैल्यूज़ तय की है। क्या? और वो डिपेंड किस पे करती है, आपके एरिया में हैवी रेनफॉल होता है, लाइट रेनफॉल होता है, आपका पेमेंट टाइप कैसा है, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है कैम्बर की वैल्यू। खुद सोचिए, जैसे हमारी मिट्टी की अगर रोड है, मिट्टी की रोड है, ठीक है, तो अगर उसमें पानी पड़ेगा तो ज़्यादा डैमेज करेगा कि कंक्रीट की रोड है उस पर ज़्यादा डैमेज करेगा? जाहिर सी बात मिट्टी की रोड पे, क्योंकि मिट्टी की रोड पे ज़्यादा डैमेज करेगा, बह जाएगा। तो हम चाहेंगे कि कैम्बर ज़्यादा से ज़्यादा दे मिट्टी की रोड पे कि पानी टिके ना, बह जाए, ठीक है, वो रिसे ना, ठीक है। तो वही इसीलिए पेमेंट टाइप और हैवी रेनफॉल है कि लाइट रेनफॉल है, इस पे डिपेंड करता है हमारा कैम्बर का वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले सीमेंट कंक्रीट पेमेंट बोले या हाई बिटुमिनस टाइप बोले तो उसकी हैवी रेनफॉल में 2% और 1.7%, ये IRC द्वारा है, इसको याद ही करना है। फिर थिन बिटुमिनस टाइप, थोड़ा सा डिग्रेड हुआ रोड टाइप, तो कैम्बर बढ़ गया 2.5% और लाइट रेनफॉल के केस में 2%। WBM वाटर बॉन्ड मैग्नम या वेट बॉन्ड मैग्नम और ग्रेवल रोड, उसके लिए 3% एंड 2.5%। और अर्दन रोड के लिए सबसे ज़्यादा 4%, 3%। तो इसको याद करने का यही है कि 2, 2.5, 3, 4 यहाँ हैं, 2 इधर आ गया, 2.5 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, बाकी ये 1.7 है, ठीक है। लाइट रेनफॉल में कम रहता है, ठीक है। और जनरली बात करें ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो होता है वो ट्वाइस द कैम्बर होता है जनरली, ठीक है। और हिल रोड के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेस, हिल रोड के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर 2.5% होती है। ये क्वेश्चंस में आया हुआ है। अब अगला एलिमेंट, विड्थ ऑफ पेमेंट, कितनी चौड़ा है हमारा रोड। तो देखिए सिंगल लेन और डबल लेन में कभी कभी पूछ देता है कि ये एज से कितनी दूरी पे रहना चाहिए, तो 0.655 ये याद कर लीजिए, ठीक है, 0.655 मीटर या 655 mm की डिस्टेंस पे रहना चाहिए हमारा व्हीकल। डबल लेन में ये 0.53 है, ठीक है। व्हीकल की चौड़ाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.44, अगर नहीं है ये याद हो पा रहा है 2.5 मीटर, ऐसे याद कर लीजिए, 2.5 मीटर क्या कहते हैं चौड़ा हमारा व्हीकल होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए कि 0.53 यहाँ से, 0.53 यहाँ से इन केस ऑफ डबल लेन, इन केस ऑफ सिंगल लेन 0.655 व्हीकल की चौड़ाई 2.44 या 2.5 याद कर सकते हैं, तो 2.5। तो बात करें कि कितना चौड़ा होना चाहिए हमारा पेमेंट मतलब इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। इन केस ऑफ सिंगल लेन 3.75 मीटर, डायरेक्ट याद करना है, ये IRC के दिए हुए नॉर्म्स हैं, इनको डायरेक्ट याद करना है। इन केस ऑफ सिंगल लेन 3.75 मीटर। इन केस ऑफ टू लेन विदाउट कर्व क्या होता है अभी आगे देखेंगे कि इधर एक पत्थर का लगा रहता है जिससे साइड से पेमेंट को सपोर्ट मिलता है। तो विदाउट कर्व 7 मीटर, विद कर्व 7.5 मीटर, ठीक है।
इंटरमीडिएट लेन, अगर बीच में कोई एक्स्ट्रा लेन है तो 5.5 मीटर, और मल्टीपल लेन है तो 3.5 मीटर पर लेन। ठीक है, ये बात हो गई विथ पेमेंट की। अब आगे बढ़ते हैं शोल्डर। शोल्डर क्या होता है? देखिए, शोल्डर वो पोर्शन होता है जहाँ पे जैसे आप लोग कभी हाईवे पे कार चलाते होंगे, अगर रुकती कार में कुछ खराबी या कहीं रोकते होंगे तो साइड में लाके एक कच्ची रोड होती है या कच्चा पोर्शन रहता है एम्बैंकमेंट का, उस पर ला के रोक देते हैं, खड़ी कर देते हैं कार। ठीक है, तो वो शोल्डर होता है। तो शोल्डर क्या है? पढ़िए डेफिनेशन। एक्स्ट्रा विथ प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू द एज ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड शोल्डर। एक्स्ट्रा विथ होती है, क्यों? पर्पस क्या है? शोल्डर आर प्रोवाइडेड फॉर इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू सच एज व्हीकल ब्रेकडाउन और मेडिकल इमरजेंसी, या आपकी व्हीकल ख़राब हो गई है या आपको रुकना पड़ा, तो वो शोल्डर इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। और ये IRC के लिए हिसाब से इसकी मिनिमम विथ कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर। ठीक है, इसका कैम्बर ज़्यादा स्टीप होना चाहिए। ठीक है, कितना स्टीप? 0.5% एक्स्ट्रा स्टीप होना चाहिए। जैसे अगर आपका उसमें 2% है, पेमेंट का कैम्बर 2% है, तो इसका 2.5% होना चाहिए। लेकिन इसका मिनिमम कैम्बर के बारे में भी बोला है कि 3% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 2.5% हमारा कम हो गया, नहीं, हम 3% देंगे कि मिनिमम कैम्बर ऑफ शोल्डर 3%। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि 3% से कम कैम्बर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये हो गया हमारा पेमेंट, इतने दूर तक हमारा पेमेंट था। ठीक है, ये थोड़ा सा शोल्डर आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा शोल्डर। तो शोल्डर और पेमेंट मिला के जो होता है विड्थ ऑफ फॉर्मेशन होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है, शायद आगे लिखा होगा कि शोल्डर प्लस पेमेंट या विड्थ ऑफ पेमेंट, ये हमारा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है। इसके बाद ये कर्व है जो साइड से सपोर्ट देगा, और ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इसमें डिवाइडर। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में अगला डिवाइडर है। डिवाइडर बेसिक काम इसका क्या है कि चैनलाइज करना ट्रैफिक को। डिवाइडर इज एलिमेंट प्रोवाइडेड अलॉन्ग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। ठीक है, पर्पस क्या है? टू सेपरेट टू वे ट्रैफिक, टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन, टू रिड्यूस ग्लेयरिंग इफेक्ट। ग्लेयरिंग मतलब चमकती है लाइट, जो उसका इफेक्ट ऑफ हेडलाइट कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। तो चलिए, ये तो पर्पस सब कोई बता देगा। ये मेन चीज़ इसका जो भूलने वाला है वो ये है कि मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए डिवाइडर की। इन केस ऑफ हाईवे मिनिमम विड्थ 5 मीटर होनी चाहिए। मान लेते हैं आपके पास स्पेस नहीं है, फिर भी 3 मीटर तो होनी चाहिए। स्पेस रेस्ट्रिक्टेड है, फिर भी 3 मीटर होनी चाहिए। ये डिवाइडर का क्लॉज है IRC द्वारा। जो भी क्लॉज IRC द्वारा है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो याद रहेगी, थोड़ा बहुत लग जाएगा, क्लॉज ज़्यादा पूछता है। ठीक है, कर्व ये जो पत्थर का एक होता है एक्स्ट्रा पोर्शन, दैट इज कर्व। कर्व इज अ सेपरेटर बिटवीन पेमेंट एंड फुटपाथ। फुटपाथ और पेमेंट के बीच में सेपरेटर है। इट प्रोवाइड्स लेटरल सपोर्ट। इससे ज़्यादा कर्व के बारे में नहीं जानना है। तो अब देखिए, आई थिंक इस पोर्शन में हम लास्ट पे आ गए हैं। क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ रोड ओवर एम्बैंकमेंट क्या क्या हो सकता है? क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ रोड क्या क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान देनी है। हमने विड्थ ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या था? पेमेंट प्लस शोल्डर, ये विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है। उसके बाद हम कुछ मार्जिन रखते हैं, फिर आती है हमारी रोड बाउंड्री। जो ये मार्जिन प्लस शोल्डर प्लस पेमेंट, ये जो डिस्टेंस आ रही है इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ वे, ROW, राइट ऑफ वे। और ये राइट ऑफ वे जो होता है, इसकी एक IRC या कह लीजिए, या एक IRC द्वारा कोड जो लिखा गया है कि 45 मीटर होना चाहिए राइट ऑफ वे। ठीक है, इसके बाद आती है रोड बाउंड्री के बाद आती है बिल्डिंग बाउंड्री की। बिल्डिंग बाउंड्री ये बताता है कि इसके पहले कोई बिल्डिंग तो नहीं होनी चाहिए। और कंट्रोल लाइन ये होता है कि कंट्रोल लाइन बताता है कि डेवलपमेंट यहाँ तक रेगुलेटेड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना दिए। ठीक है, तो ये विड्थ ऑफ पेमेंट हमने देख लिया था। एक्चुअल सरफेस ऑफ द व्हीकल ट्रेवल, जहाँ व्हीकल चल रही है, दैट इज़ द पेमेंट। फिर पेमेंट प्लस शोल्डर हो गया था विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, पेमेंट एंड शोल्डर। रोड मार्जिन, जो एक्स्ट्रा हमने मार्जिन लिया है, एरिया ऑफ रोड फॉर्मेशन एंड रोड बाउंड्री। ठीक है, राइट ऑफ वे क्या है? टोटल लैंड एक्वायर्ड फॉर द रोड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। हाँ, ये भी बात है कि राइट ऑफ वे क्या है? फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए इसकी लिमिट 45 मीटर। राइट ऑफ वे की बात करें तो कैरेज वे भी इज योर पेमेंट विथ प्लस शोल्डर प्लस रोड मार्जिन। राइट ऑफ वे विथ ऑफ फॉर्मेशन प्लस रोड मार्जिन, ये भी ऐसे भी लिख के आ सकता है। ठीक है,
रोड बाउंड्री क्या बताती है? द लिमिट ऑफ लैंड ओन बाय द रोड अथॉरिटी, रोड अथॉरिटी द्वारा जो लैंड ओन की गई वो। बिल्डिंग लाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड वेयर नो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज अलाउड, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। और कंट्रोल लैंड क्या है? द ओवरऑल विथ वेयर डेवलपमेंट इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड और विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 मीटर, ठीक है, ये 150 मीटर होता है, ठीक है, ये 80 मीटर होता है बिल्डिंग लाइन से बिल्डिंग लाइन का गैप, और ये 45 मीटर होता है। तो यहाँ होता है हमारा पहला लेक्चर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पे ख़त्म, दैट इज़ पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, जिसमें हमने पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, जिसमें फ्रिक्शन स्किड और अनइवननेस इंडेक्स था। कैम्बर देखा, कैम्बर के टाइप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कैम्बर के टाइप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैम्बर की वैल्यू, ठीक है, कैम्बर की वैल्यू। फिर कैम्बर की वैल्यू के बाद विड्थ ऑफ पेमेंट देखा, विड्थ ऑफ पेमेंट के बाद शोल्डर, शोल्डर के बाद डिवाइडर, डिवाइडर कर्व, फिर ये एक क्रॉस सेक्शन जो होता है पूरा का पूरा रोड ओवर एम्बैंकमेंट का, उसका डायग्राम देखा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं कोशिश करूँगा कि हाईवे को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे सर पे हैं और थोड़े वीडियोस आपको लंबे मिलेंगे, थोड़ा उससे कोऑपरेट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब हम लोग साइड डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। साइड डिस्टेंस अच्छा है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत अच्छे खासे, इसमें गेट भी, आप गेट के पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ईएसी में बहुत बनेंगे हैवी न्यूमेरिकल्स, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ईएसी का ये चैप्टर। तो अगला वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।